एजुकेशन एकलव्य में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भारत में उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद। ठीक है, उसका 5वां अध्याय, जिसमें कृषि भूमि संबंधी उद्योग और परिस्थितियों पर क्या प्रभाव पड़ा, यानी जो ब्रिटिश शासन काल के बाद उस पर क्या प्रभाव पड़ा और ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा, उसके बारे में इसमें पढ़ेंगे। इसमें मैक्सिमम 2 ही क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, आप इंट्रोडक्शन देख लीजिए। पहला, कृषि पर जैसे क्या प्रभाव पड़ा, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, जमींदारी बंदोबस्त इत्यादि के बारे में इसमें हम पढ़ेंगे। उसके बाद क्या परिस्थितियों, उद्योग और धंधों पर क्या प्रभाव पड़ा, ब्रिटिशों का क्या प्रभाव रहा है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसमें टोटल 2 ही क्वेश्चन इस चैप्टर में बनते हैं, जो मैं आपको यहाँ डिस्कस कराता हूँ। ठीक है, आप इंट्रोडक्शन देख लीजिए। इसमें इंट्रोडक्शन में आप लिखेंगे, ब्रिटिश सत्ता के आने से पहले भारत में एक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था थी। यानी जो ब्रिटिश शासन है वो उसके आने से पहले क्या था, भारत एक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था थी। ठीक है, यह पारंपरिक शैली द्वारा राजा के परमाणु द्वारा नियंत्रित किया जाता था। ठीक है, परमाणु के परिणाम द्वारा नियंत्रित किया जाता था या निर्देश द्वारा नियंत्रित किया जाता था, और जमींदारी प्रणाली द्वारा लागू किया जाता था इसे। हालांकि अधिकांश लोगों ने कृषि के माध्यम से अपना जीवन यापन किया, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था में भिन्न प्रकार के विनिर्माण उद्योग का विशेषता थी। इसमें बहुत से उद्योग चलाए जाते थे राजा महाराजाओं द्वारा। ठीक है, जमींदारी व्यवस्था इसमें लागू थी, अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर थी। ठीक है, और क्या बोलते हैं, किसानों का शोषण नहीं होता था इसमें। भारत अन्य चीजों के साथ साथ धातु, कीमती पत्थरों, कपास, रेशम से बने वस्त्र के उत्पादन में अपने हस्तशिल्प उद्योगों के लिए प्रसिद्ध था। सबसे महत्वपूर्ण इसमें प्रसिद्धि थी। ठीक है, अब आते हैं ब्रिटिश पे। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान क्या हुई, भारत की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि प्रधान, लगभग 85% लोग मुख्य रूप से गांव में रहते थे, अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर थे, तथा ब्रिटिशों के वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था में गिरावट आने लगी। यानी जैसे जैसे ब्रिटिश की वर्चस्व बढ़ता गया, ब्रिटिश शासन का रूल बढ़ता गया, वैसे वैसे ही कृषि अर्थव्यवस्था में गिरावट क्यों आने लगी, क्योंकि अब वो लोग अपने जीवन निर्वाह को सही से चला नहीं पा रहे थे, कृषि अर्थव्यवस्था को बना नहीं पा रहे थे। सिर्फ ये ब्रिटिश शासन अपना फायदा देखती थी और कृषि के लिए कुछ, मतलब किसानों के लिए कुछ नहीं सोचती थी। अपने उद्योग धंधों के लिए वो चाहती थी कि सबसे ज़्यादा कैसे उद्योगों का इस्तेमाल किया जाए, इनके अधिकतर खनिज कैसे इस्तेमाल किया जाए, और अपने फायदे, अपने जो ब्रिटिश शासन के रूल जो अधिकारी थे वो अपने फायदे यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के फायदे के लिए काम करती थी ब्रिटिश अर्थव्यवस्था। ठीक है, ब्रिटिश की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था में जब गिरावट आने लगी तो लोगों के साथ शोषण किया गया और कृषि में गिरावट आई, उद्योग धंधों में गिरावट आई, पुरानी पद्धति और परंपरा में के साथ में गिरावट आई। वो पुरानी पद्धति जो परंपरा से चली आ रही जमींदारी व्यवस्था, उसको हटा दिया गया, वर्चस्व अपने हाथ में ले लिया, खेती कृषि अपने हाथ में ले ली ब्रिटिशों ने, उन सब में गिरावट आई। ठीक है, कृषि और भूमि संबंधी में क्या परिवर्तन आया, इसमें कृषि और भूमि जमीन में क्या परिवर्तन आया। ठीक है, कृषि क्षेत्र में रुकावट अधिकांश औपनिवेशिक सत्ता द्वारा थोपी गई कई भूमि बंदोबस्त तरीकों के कारण हुआ। ठीक, विशेष रूप से जो जमींदारी व्यवस्था उसमें पूर्व बंगाल प्रेसिडेंसी में स्थापित किया गया था। औपनिवेशिक सट्टा और उससे राजस्व एकत्र करने के लिए जमींदारों को अधिकार करती थी। ठीक है, औपनिवेशिक सत्ता और जमींदारों दोनों ने कृषि और किसान की स्थिति में सुधार के लिए कुछ नहीं किया। ठीक, कंपनी ने यानी ब्रिटिशों ने बंगाल प्रेसिडेंसी की स्थापना किया, उसकी औपनिवेशिक सट्टा और राजस्व जो एकत्रित करने के लिए जमींदारों को एकीकृत कर रही थी। ठीक है, औपनिवेशिक सत्ता और जमींदार दोनों ही कृषि क्या करते थे, कृषकों के लिए, कृषि के लिए कुछ नहीं किया। ठीक है, उन्हें बर्बाद होने दिया। दूसरा पॉइंट है स्थायी जमींदारी बस्तियां बंगाल, बिहार, उत्तरी मद्रास के कुछ हिस्सों में प्रचलित थी। ठीक है, और कल मतलब कुछ कुल या कल ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र का लगभग 20% क्षेत्र कवर करती थी। यानी जो स्थायी जमींदारी बस्तियां थी वो सिर्फ बंगाल, बिहार, उत्तरी मद्रास में कुछ हिस्सों में थी। तीसरे पॉइंट में आप लिखेंगे, भारत में अंग्रेजों के लिए भू राजस्व
का एक प्रमुख सूत्र था। यानी भारत में अंग्रेजों के लिए भू राजस्व आय यानी जो टैक्स था जमीन का, वो मुख्य आय का मुख्य स्रोत था, यानी सोर्स था एक। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान मोटे तौर पर 3 प्रकार की भू राजनीति व्यवस्था थी। ठीक है। पहली व्यवस्था यानी स्वतंत्र से पहले देश में 3 प्रमुख भूमिका स्वामित्व प्रणाली प्रचलित थी। यानी जब ब्रिटिश थी, जमींदारी प्रथा। अब याद रखना, कभी कभी जमींदारी प्रथा की जगह स्थायी बंदोबस्त अधिनियम जोड़ देता है। ठीक है, एक ही बात है। रैयतवाड़ी बंदोबस्त, महालवाड़ी बंदोबस्त, इस पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले देख लें आप जमींदारी व्यवस्था। जमींदारी व्यवस्था जमींदारी व्यवस्था 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा स्थायी बंदोबस्त के माध्यम से शुरू की गई थी ये, जिसमें वास्तविक जो कृषि के लिए निश्चित किराया या अधिभोग अधिकार के प्रावधान के लिए बिना सदस्यों की अधिकारों की स्थायी रूप से तय किया गया था। जमींदारी व्यवस्था के तहत जमींदारों के नाम से जाने जाने वाली बिचौलियों द्वारा किसानों से भू राजस्व एकत्र किया जाता था। यानी जो जमींदारी व्यवस्था थी उसके तहत क्या किया इन्होंने, ब्रिटिशों ने जमींदारों के नाम से जाने जाने वाली जो बिचौलिए होते थे ना, किसान और जमींदार के बीच में जो बिचौलिए होते थे, उसके द्वारा किसानों को भू राजस्व एकत्रित किया जाता था। अब जमींदारी व्यवस्था द्वारा एकत्र किए गए कुल भू राजस्व में, यानी जो भू राजस्व का मतलब भूमि से जो राजस्व, जो पैसा, जो टैक्स मिल रहा है, ठीक है, भारत में सरकार का जो हिस्सा होता था वो 10/11 रखा गया और शेष जमींदारों को दे दिया जाता था। यानी 11 में से 10 बट्टा किसका होता था, सरकार का, और बाकी शेष बचा जमींदारों को दे दिया जाता था। यह प्रणाली, जो जमींदारी व्यवस्था प्रणाली, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेशों में अधिक प्रचलित थी। ठीक। कृषकों के लिए गांव में कृषकों को यह व्यवस्था दमनकारी, शोषणकारी लगती थी, क्योंकि जमींदारों को जो किराया देना होता था वो बहुत अधिक होता था, जबकि भूमि पर इसका अधिकार काफी असुरक्षित होता था। ठीक है। कृषकों को लगान चुकाने के लिए प्राय कृषि ऋण लेना पड़ता था। क्या करते थे वो, कृषकों को अगर वो फसल बर्बाद हो गई तो कुछ हो गया तो ऋण लेना पड़ता था। अब लगान ना चुका पाने पर उन्हें भूमि बेदखल कर दिया जाता। अब ऋण ले लियो, साहूकार क्या करेगा, पहले ब्रिटिश शासन में क्या होता, साहूकार ऋण देते थे, धनी वर्ग ऋण देते थे। जब वो ऋण नहीं दे पाते थे किसान, तो अपनी भूमि को उनको छोड़ना पड़ता था। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऋण लिया, ऋण नहीं दिया तो उसके बदले जमीन रखो। ठीक। जमींदारों के लिए राजस्व इतना अधिक तय किया गया था कि जमींदारों को भुगतान करना मुश्किल हो गया था, और जो राजस्व का भुगतान करने में विफल हो रहे उन्हें अपनी जमींदारी हाथ से धोना पड़ता था पूरी तरह। जमींदार भूमि सुधार के प्रति उतने उत्कृष्ट नहीं थे। जब तक वे जमीन दे सकते थे, किराया प्राप्त कर सकते थे, उन्हें प्राथमिकता दी गई थी। ठीक है। अब आता है रैयतवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था या रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या थी। दक्षिण भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों में स्थायी बंदोबस्त के विचार से दूर जा रहे थे। एक प्रणाली जिसे रैयतवाड़ी नाम से जाना जाता है 18वीं शताब्दी के अंत में कैप्टन अलेक्जेंडर रीड और सर थॉमस मुनरो द्वारा तैयार की गई थी ये, और बाद में जब यह मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर थे तब उन्होंने इसे पेश किया था। ठीक है, रैयतवाड़ी व्यवस्था में। अब रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रणाली के तहत जो किसानों द्वारा भूमि का राजस्व अब सीधे राज्य को दिया जाता था। यानी रैयतवाड़ी व्यवस्था में क्या हो गया, मतलब जमींदारी व्यवस्था में आपने ऊपर देखा कि जमींदार और किसान के बीच में बिचौलियों से मतलब टैक्स का काम करवाते थे। अब इसमें रैयतवाड़ी में देखें, रैयत प्रणाली के तहत किसानों द्वारा भू राजस्व भुगतान सीधे राज्य को दिया जाएगा। यानी बीच वाला जो सिस्टम था उसे खत्म कर दिया, ब्रोकर वाला सिस्टम, ठीक है, उसको खत्म कर दिया। अब सीधे क्या है, किसान भाई जाए राज्य को सीधा अपना भुगतान करेगा। इस प्रणाली में रैयत नामक व्यक्तिगत कृषि को भूमि की बिक्री, हस्तांतरण और पट्टे के संबंध में पूर्ण अधिकार थे। ठीक। जब तक रैयत लगान अदा करते रहेंगे, उन मतलब जब तक किसान थे, उन्होंने रैयतवाड़ी प्रणाली में जो किसान थे वो जब तक अदा करेंगे
रैयत अदा करेंगे, लगान अदा करेंगे, उन्हें उसकी जमीन में बेदखल नहीं किया जा सकता था। यहाँ अधिकांश दक्षिण भारत में प्रचलित था। सबसे पहला तमिलनाडु में पेश किया गया। ठीक है, ये व्यवस्था सबसे पहले तमिलनाडु में रखी गई। बाद में इसका विस्तार महाराष्ट्र, बरार, पूर्वी पंजाब, कुर्ग और आसाम तक किया गया, यानी उस साइड में के किया गया। इस प्रणाली का फायदा बिचौलियों का खात्मा था। पूरे बिचौलियों को खत्म कर दिया, जो अक्सर ग्रामीणों पर अत्याचार करते थे, वो पूरी तरह बिचौलियों को खत्म कर दिया। इस प्रणाली ने अधिस्तर राजस्व अधिकारियों को बहुत अधिक शक्तियां प्रदान की। ठीक है, इतनी पावरफुल कर दिया जो अधीनस्थ राजस्व अधिकारी था कि उनकी गतिविधियों का अपर्याप्त निगरानी की जाती थी। इस प्रणाली में महाराजों और साहूकारों का वर्चस्व था, जो किसानों को अपनी जमीन गिरवी रखकर ऋण देते थे। यानी महाराजा, साहूकार होते थे, ठीक है, जो बड़े बड़े धनी दौलत धनीवान लोग होते थे, वो क्या करते, किसानों को गिरवी देते थे। ठीक है, जमीन रख दो और ले लो, मतलब पैसे ले लो, ठीक है, ऋण ले लो, देते थे। साहूकार किसानों का शोषण करते थे और ऋण ना चुका पाने की स्थिति में उन्हें उनकी जमीन से बेदखल कर देते थे ये लोग भी। अब आता है महलवाड़ी प्रणाली। ठीक है, 19वीं सदी की शुरुआत तक कंपनी के अधिकारियों को यह विश्वास हो गया था कि जो राजस्व प्रणाली को फिर से बदलना होगा, यानी सॉरी, अंग्रेजों को ये मतलब हो गया था विश्वास कि जो राजस्व प्रणाली है उसको बदल दो, बहुत पुरानी व्यवस्था की तरह है, ठीक चल रही है। ऐसे समय में राजस्व को स्थायी रूप से निर्धारित किया जा सकता है जब कंपनी को अपने प्रशासन और व्यापार के खर्चों को पूरा करने के लिए अधिक धन आवश्यक हो। ठीक है ना, इसे परिवर्तन कर दो, ज्यादा करना है तो ज्यादा लूटो, कम करना है तो कम करो, अपने हिसाब से व्यवस्था से ये करने लगे महलवाड़ी प्रणाली में। ठीक है ना, 1822 आते आते क्या हो गया, अंग्रेज होल्ड मैकेंजी ने बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तरी पश्चिमी प्रांतों, इस क्षेत्र में अधिकांश भाग उत्तर भारत में है, ठीक है, एक नई प्रणाली तैयार की जिसे महलवाड़ी प्रणाली कहा जाता है, जाना जाता है। ठीक है, महलवाड़ी व्यवस्था के तहत क्या हो गया, किसानों से भू राजस्व पूरे गांव की ओर से जमींदार नहीं, ग्राम प्रधानों द्वारा एकत्र किया जाता था। पहले बिचौलियों द्वारा, फिर वो क्या हुआ कि भैया रैयतों सीधा राज्य को कर दे दो। अब महलवाड़ी में क्या किया, ये प्रधान को सीधा, अब प्रधान मतलब प्रधानों द्वारा एकत्रित किया जाएगा कर, जो जमींदारों द्वारा किया जाता था। ठीक है ना, अब क्या, ग्राम प्रधान इकट्ठा करेगा सभी से और जाके राज्य को सौंपेगा, अंग्रेजों को सौंपेगा। पूरे गांव को महल नाम एक बड़ी इकाई में परिवर्तन कर दिया गया। भू राजस्व के भुगतान के लिए इसे एक इकाई माना गया। ठीक है, महलवारी प्रणाली के तहत राजस्व को समय समय पर संशोधित किया जाना था और स्थायी रूप से यह तय नहीं किया गया था कि कितना बढ़ाया जाए और कितना घटाया, घटाते तो थे नहीं, सिर्फ बढ़ाते जाओ। इस प्रणाली को लॉर्ड विलियम बेंटिंग द्वारा आगरा और अवध में लोकप्रिय बनाया गया और बाद में इसे मध्य प्रदेश और पंजाब तक विस्तारित किया गया, इसे यहाँ तक बढ़ा दिया गया। प्रणाली का एक बड़ा दोष यह था कि सर्वेक्षण व्यवहारिक रूप से दोषपूर्ण आधारित पर था, जिसे हेरफेर और भ्रष्टाचार के लिए जगह बन गई थी, यानी पूरा भ्रष्टाचार होता था इस प्रणाली में। कभी कभी इसमें कंपनी को एकत्रित राजस्व की तुलना में संग्रह पर अधिक खर्च करना पड़ता था, नतीजन सिस्टम को विफल बनाया गया। यानी कभी कभी क्या होता था, अब प्रधान इतने सारे बड़े देश को चलाने के लिए ढेर सारे मतलब राजस्व इकट्ठे करने के लिए छोटे छोटे गांव में से अधिकतर प्रधान को हायर करना पड़ता था, नौकरी पे रखना पड़ता था। तो वो कहने का मतलब है कि इतनी कंपनी सैलरी प्रधानों को दे देती थी कि जितना वो प्रधान उनसे राजस्व इकट्ठा नहीं कर पाते थे। ठीक है, निष्कर्ष आप देख सकते हैं। आशावादी अधिकारियों ने कल्पना की थी कि नई प्रणाली किसानों को समृद्ध और उद्यमशील किसानों को में बदल देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भूमि से आय बढ़ने की इच्छा से प्रेरित होकर राजस्व अधिकारियों ने इतनी अधिक राजस्व की मांग तय कर दी कि किसान भुगतान करने में असमर्थ हो गए। परिणाम स्वरूप रैयत ग्रामीण इलाकों में भाग गए और कई क्षेत्र में गांव वीरान हो गए। अब आता है दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, इस चैप्टर का, भारत में ब्रिटिश शासन का आर्थिक प्रभाव क्या था, यानी उद्योग धंधों पर क्या प्रभाव पड़ा,
उसके बारे में इंट्रोडक्शन देख लो आप। अंग्रेजों का भारत आने का मूल कारण व्यापारिक उद्देश्य रहा। उस काल में ब्रिटिश में औद्योगिक क्रांति का सामना करना पड़ा। ठीक इस कारण से उन्हें अपनी कारखानों के लिए बहुत सारे कच्चे माल की आवश्यकता थी, जो मुख्य रूप से भारत से आते थे, और साथ ही उन्हें अपने तैयार माल को बेचने के लिए एक उचित बाजार की भी आवश्यकता थी। भारत उन्हें ये दोनों दे सकता था, कच्चे माल का बड़ा स्रोत और उन्हें तैयार उत्पादनों को बेचने के लिए एक आदर्श बाजार की आवश्यकता थी। इसलिए भारत में ब्रिटिश शासन का सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक प्रभाव हुआ कि देश में व्यापार का केंद्र बन गया। इसे इसकी समग्र आर्थिक संरचना पर भी असर पड़ा। ठीक है, कहने का मतलब है कि जो ब्रिटिश थे वो आए थे तो व्यापार ही करने, पर व्यापार करने, अब वो अपना कच्चा माल बेचने, कच्चे माल प्राप्त करने और बना बनाया माल बेचने के लिए भारत उनके लिए बहुत अनुकूल था। यानी यहाँ जनसंख्या ज़्यादा थी, बड़ा क्षेत्र था, ठीक है ना, भौगोलिक तरफ से सुविधाएं भी ठीक थी, अधिकतर खनिज वाला था। तो भारत में आना ब्रिटिशों के लिए फायदेमंद था, इसलिए उन्होंने इस पे अपना कब्जा जमाए रखा व्यापार के माध्यम से। ठीक है, अपना सामान बेचते थे भारत में। भारत पर औद्योगिक प्रभाव क्या पड़ा? पहला प्रभाव, भारत की पारंपरिक अर्थव्यवस्था पर संकट आया। अंग्रेजों ने के भारत से प्रवेश के बाद भारतीय पारंपरिक अर्थव्यवस्था अंग्रेजों पर निर्भर हो गई। वे स्वयं को लाभकारी बनाने के लिए व्यवस्था को अपने तरीके से नियंत्रण करने लगे। कहने का मतलब है जो परंपरा से चली आ रही थी, कृषि, औद्योगिक धंधे, ठीक है ना, उसको खत्म कर दिया और वो ब्रिटिश शासन व्यवस्था अपने हिसाब से शासन चलाने का कार्य कर रही थी और अपने फायदे के लिए ही उन लोगों को शासन कर रहे थे उसके ऊपर, अपने फायदे के लिए। मतलब कृषकों को कह रहे थे कि कपास उगाओ, जिससे नील की खेती करो, जिसके क्या हुआ कि किसानों की भूमि खराब होने लगी थी, ऐसी स्थिति में थी, किसान कर नहीं चुका पाते थे, इत्यादि प्रभाव पड़ा था। ठीक है, दूसरा है कारीगरों और शिल्पकारों का विनाश। 1800 सदी से शुरुआत में अचानक भारतीय शहरी हस्तशिल्प उद्योग ध्वस्त हो गया। यानी जो परंपरा, बहुत पुरानी परंपरा, हस्तशिल्प, हाथों से कारीगरी की जाती थी, हस्तशिल्प या शिल्पकार कारीगर थे ना, बढ़िया कारीगर, वो क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी का आने के बाद से वो ध्वस्त होते गए धीरे धीरे परंपरा। क्यों? क्योंकि इतना व्यापार पे, उद्योगों पे इतना प्रभाव से वो डालती थी लोगों पे, कृषियों पे, कि वो बेचारे अपने पुराने काम कारीगरी छोड़ के इनके ही पीछे परेशान रहते थे कि इनका कैसे भूख भूमि कर चुकाएं, कि क्या खाने के लिए अपने पास रखें। अंग्रेजों ने ये स्थिति पैदा की कि उन्हें कुछ उन्नत तकनीकी और औद्योगिक मशीनी आयात की, जो शहरी हस्तशिल्प को भारतीय उत्पादकों की तुलना में अधिक उन्नत बना सकती थी। यानी अंग्रेज कारीगरों के हाथ काट दिए एक समय से, ऐसी विदेशों से मशीन, ऐसी टेक्नोलॉजी ले आए भारत में, जो अधिकतर लोग बेरोजगार हो गए। क्यों? क्योंकि एक मशीन 1000 लोगों का काम करने लगी। अब वो हजार लोग बेरोजगार हो गए, उनका परंपरा वो छोड़ के दूसरे कामों में लग गए, कुछ तो ऐसे ही पड़े रहे। 1780 के दशक के दौरान अंग्रेजों ने भारत में मशीन से बने कपास कपड़े की शिल्प शुरुआत की। ब्रिटेन का कपड़ा क्षेत्र उन नीतियों की बदौलत समृद्ध हुआ जिन्होंने कम लागत वाले कपड़े के निर्यात को बढ़ावा दिया और भारतीय कपड़े की खरीद को प्रतिबंध कर दिया। लेकिन भारत का व्यापार उन्हीं नीतियों के तहत संघर्ष करता रहा। धीरे धीरे ब्रिटिश नीतियों में दस्तकार और शिल्पकार नष्ट होते जा रहे थे। यानी जो हाथ से बनाते थे लोग सामान, भारतीय कपड़ा इंडस्ट्रीज है, उसको कम किया और अपने द्वारा, मशीनों द्वारा तैयार किया गया माल को ज़्यादा बढ़ावा दिया गया, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था पे भी प्रभाव पड़ा, व्यापार पे भी। तीसरा पॉइंट है नई जमींदारी प्रथा की शुरुआत। ठीक है, नई जमींदारी प्रथा की शुरुआत 1815 में बंगाल में जो भूमि कुछ नए जमींदारों के हाथों में चली गई, उन्होंने पुराने जमींदारों से कम पैसों के बदले में जमीन ले ली थी। इस प्रकार नए जमींदार पुराने जमींदार को नष्ट कर दिए जाते, जिन्हें अर्थव्यवस्था के लिए भी चुनौती पैदा हो जाती थी। चौथा पॉइंट है किसानों से संबंधित दुखद तथा ब्रिटिश सरकार ने हर जगह नवीनता देने का प्रयास किया। इसी कारण से वे जमीनों पर कब्जा करते हुए नील की खेती करते हुए अपने लिए जमींदार की मदद की भूमि उत्पादन में कुछ सुधार करने की कोशिश करते हैं, जिनमें नील विद्रोह होता है। कुछ ऐसे क्षेत्र में जमींदारों ने किसानों को अपनी जमीन भूमि कम कीमत पर बेचने के लिए मजबूर किया। यानी
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार का लालच देके नील की खेती, कपास की खेती कराती थी, जिससे जमीन के खराब हो जाती थी। उसके बाद वो बेचारे क्या करते थे, जब वो ईस्ट इंडिया कंपनी को ज़्यादा नहीं दे पाते थे कर भूमि कर, तो अपनी ज़मीन या साहूकार या जमींदार या किसी को बेच देते थे बेचारे। और वो जमींदार धीरे धीरे उस खेतों पे फिर वही चक्कर होता था कि खेती करो और उनका इंडस्ट्री को पूरा कच्चा माल उत्पादन दो। कृषि की खराब परिस्थितियां, नए जमींदार की उन गांवों में कोई जड़ें नहीं हैं। सरकार कृषि उद्योगों के लिए भी इतना कम पैसा निवेश करती है कि वह मानव गुणवत्ता वाले अनाज का उत्पादन करने में मदद नहीं कर सकती है। यानी गवर्नमेंट भी ऐसा कोई कुछ नहीं रूल रेगुलेशन ला रही थी कि जो कृषि भूमि को सुधार सके, कृषि को सुधार करे, उसको उन्नत बनाए, और नहीं सिर्फ कच्चा माल का उत्पादन कराती थी अपने फायदे के लिए। ठीक है, निष्कर्ष लिख सकते हैं, भारत में इस क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार का भारत पर कई प्रभाव पड़ा। उनमें से कुछ ने हमारे देश का विकास किया और कुछ ने मौजूदा चीज़ों को, योजना को नष्ट भी कर दिया। ये परिवर्तन अधिक समय तक नहीं चल सके। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान प्रत्येक परिवर्तन परिस्थितियों के अनुसार समाप्त हो गए। ये आपके 2 ही क्वेश्चन इस चैप्टर में बनते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अपने दोस्तों को शेयर करें। ठीक है, और इस चैप्टर में मैं एक बात बता दूं आप लोगों को, मैं वही चैप्टर इस मतलब आगे डालूंगा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। ठीक है, बेफालतू के चैप्टर नहीं डालूंगा। ठीक, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें।